Okay, so we'll continue some more questions on machine learning, right? Okay, the first question is what is the purpose of pruning in decision tree? What is the purpose of pruning in decision tree? So pruning क्या होता है? डिसीजन ट्री के रेस्पेक्ट में प्लानिंग क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आपका जो डिसीजन ट्री है ये बनता जाता है, मान लीजिए ट्रू और फॉल्स हुआ है। सो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जैसे मान लो इसमें कोई पैरामीटर है, उसमें 3 क्लासेस जिसका 3 है और नॉट की क्लास है। सो इस केस पे आप देखोगे या 3 एक है या 4 एक है या 5 एक है। सो कि लगभग देखोगे तो अगर ये 3 एक हुआ ना, ये अगर आपके पास 3 एक है, तो आप देखोगे 75% इसका एक कैटेगरी को बता रहा है, यस बता रहा है। तो इस केसेस में आप चाहोगे कि ये ओवर फिटिंग का केस ना बन जाए। ये ओवर फिटिंग का केस लग रहा है कि भाई 3 में से टोटल 4 में से एक मतलब 75% कुछ और यस बोल रहा है, लेकिन 1% बोल रहा है, 25% बोल रहा है। तो आप सोच सकते हो कि ओवर फिटिंग का केस ना बन जाए, इसलिए ऐसी ब्रांचेस को हटा दिया जाता है। So pruning होती है, pruning is used in decision tree to prevent overfitting by removing branches that do not contribute significantly to the accuracy of the model. इसके लिए इनको हटा दिया जाता है। Okay. Which algorithm is commonly used for constructing decision tree? So decision tree कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको ID3 की रिक्वायरमेंट होती है। ID3 की फुल फॉर्म होती है आइटरेटिव डायकोटोटाइजर 3। ये एल्गोरिथम अपन यूज करते हैं डिसीजन ट्री बनाने के लिए। How is impurity measured in decision tree algorithm? Impurity measured in decision tree, ये आप गिनी इंडेक्स के थ्रू करते हो। इम्प्योरिटी मेजर होती है गिनी इंडेक्स के थ्रू करते हो। गिनी इंडेक्स का फॉर्मूला है 1 माइनस समेशन ऑफ टी स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी एक्स इवेंट का है इसका स्क्वायर। ये होता है गिनी इंडेक्स का फॉर्मूला। इसमें एक और मेथड भी होती है, इंफॉर्मेशन गेन के थ्रू भी करते हैं, दैट इज 1 माइनस एंट्रोपी, और entropy is nothing but the summation of P log P. इसका base 2 होता है। ये entropy का फॉर्मूला है, ये इंफॉर्मेशन गेन का फॉर्मूला है, और ये जीनी इंडेक्स का फॉर्मूला है। ठीक है। What is the term used for the value that a decision tree predicts for an instance? इसको लीफ बोलते हैं। जैसे मान लो डिसीजन ट्री का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको रूट नोड बोलेंगे, इससे जो निकलेगी इसको ब्रांच बोलेंगे, और ये वैल्यू होती है ये लीफ नोड, ये लीफ नोड। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें कोई आउटकमिंग एज नहीं होगी। लीफ नोड जो होती है लास्ट वाली होती है, इसमें कोई आउटकमिंग एज नहीं होगी, सो इसको लीफ नोड बोला जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ डिसीजन ट्री? इजी टू इंटरप्ट एंड विजुअलाइज। यस, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो डिसीजन ट्री का है, ये आपको दिखता है, आप अपनी विजुअलाइज कर सकते हो, इसको विजुअलाइज कर सकते हो और आपको इंटरप्रेट भी कर सकते हो इसको। बेस्ट एल्गो है ये। अगर आपको कभी एल्गो यूज करनी हो जिसको आप विजुअलाइज भी कर सकें, सो ये डिसीजन ट्री है। अगर आपने मॉडल को ट्रेन कर दिया डिसीजन ट्री पे और फिर बाद में बोल दिया कि मेरे को डिसीजन ट्री शो करो, सो मॉडल आपको डिसीजन ट्री जो यूज हुआ है ना उसको शो कर देगा। आप इजीली देख सकते हो कि एक ब्यूटीफुल डिसीजन ट्री आपको दिखेगा उसमें, डिपेंडिंग ऑन इट। ओके, which of the following is a disadvantage of decision tree?
डिसएडवांटेज ऑफ डिसेंट्री देखते हैं। प्रॉन टू ओवरफिटिंग, ये प्रॉन टू ओवरफिटिंग होता है। एक्चुअली जो मैंने आपको लास्ट सिनेरियो बताया था ना, इसमें इम्प्योरिटीज आप ये जो रूट नोड होती है ये स्प्लिट होती है बेस्ड ऑन द इम्प्योरिटी, जीनी इंडेक्स मान लो और इम्प्योरिटी मान लो। इसका मेन जो मोटिव होता है इसको स्प्लिट करने का, आपको इम्प्योरिटी होता है कि आप इम्प्योरिटी रिड्यूस करना चाहते हो। तो कई बार केसेस ऐसे होते हैं कि आपको जो क्या कहते हैं मॉडल जो है वो ओवरफिटिंग की कंडीशन पे चला जाता है। जैसे अगर ये स्प्लिट होता जाएगा तो ये एक पर्टिकुलर क्लास तक जाता जाएगा। सो उसमें क्या है फिर ये हर केस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा, करेक्ट, हर बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा जिसमें ओवरफिटिंग के चांसेस हाई हो जाते हैं। अब इसमें जैसे अनेबल टू हैंडल, तो ये दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें डिसएडवांटेज पूछा, अनेबल टू हैंडल कैटेगोरिकल डेटा, नहीं ये दोनों कर सकता है। ये आप कॉन्टिन्यूस वेरिएबल पे भी चला सकते हो और इसको आप कैटेगोरिकल पे भी चला सकते हो। रिक्वायर एक्सटेंसिव प्री प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, इसको तो प्री प्रोसेसिंग चाहिए ही नहीं। इसको आप अगर मिक्सचर ऑफ कैटेगोरिकल और कॉन्टिन्यूस का भी दे दोगे तो भी ये अगर आपको ट्री बना के दे देगा, तो ये तो इसको चाहिए ही। इनसफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा सेट्स, हाँ वो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। अगर इसकी भी बात हो तो आप बोल सकते हैं कि लार्ज डेटा सेट्स में डिसफिशिएंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें कंप्यूटेशन हाई हो जाती है। आप देखोगे तो इसमें कैलकुलेशन हाई है। अगर ये रूट नोड को स्प्लिट करता जाता है तो उसमें क्या होता है कि अगर डेटा का साइज आप बढ़ा दोगे, लार्ज डेटा सेट यूज करोगे तो इसमें कंप्यूटेशन जो पावर होती है वो ज़्यादा लगती है, इसकी कंप्यूटेशन इसकी बढ़ जाती है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है इसका। हाउ डज अ डिसीजन ट्री हैंडल मिसिंग वैल्यू इन द डेटा सेट, ये उसके लिए मिसिंग वैल्यूज के हैंडल करने के लिए ये उसकी नई अलग से ब्रांच बना देगा। इट इग्नोर द सेंसर, इट ये नहीं, ऐसा नहीं करता है। इट असाइन द मोस्ट कॉमन वैल्यू टू द मिसिंग वैल्यूज, इट क्रिएट्स अ न्यू ब्रांचेस टू हैंडल मिसिंग वैल्यूज, ये उसको एक नई ब्रांच बना के दे देगा मिसिंग वैल्यू का। दिस टेक्निक इज यूज्ड टू प्रिवेंट डिसीजन ट्री फ्रॉम बिकमिंग टू डीप एंड कॉम्प्लेक्स, इसको आप क्या कहते हैं प्रोनिंग से बोल सकते हो। अभी देखो ना अपन कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है और डीप की बात हो रही है, तो जैसे मान लो कि ये आपका डिसीजन ट्री बढ़ता जा रहा है, ये और बढ़ गया, ये और बढ़ गया, यहाँ पे भी दो मिनट, तो आप क्या करोगे, आप इसको तोड़ सकते हो, यहाँ से प्रॉन कर दोगे आप, मेरे को ये नहीं चाहिए, या आप इसमें डिफाइन कर दोगे कि मैक्सिमम आप डेप्थ कितना जा सकते हो, तो मैक्सिमम डेप्थ भी इसमें डिफाइन कर सकते हो। सो दिस मेथड इज कॉल्ड प्रूनिंग, प्रूनिंग की हेल्प से कर सकते हो आप इसमें। The next question is, in decision tree, what is the criteria used to determine the best feature to split the data? Okay, so इसमें क्या होता है, जैसे मान लो डिसीजन ट्री आपको बनाना है, तो इसमें क्या होता है, आप रूट नोड लोगे, रूट नोड के बाद जो ये जो स्प्लिट होते हैं ये होते हैं बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गेन कह लो, या फिर इसको बोल दो कि आप एंट्रोपी की वजह से होते हैं, बिकॉज वन माइनस एंट्रोपी इंफॉर्मेशन गेन ना। सो इसके बेसिस पे होते हैं आप जो इसकी जो एंट्रोपी है या इम्प्योरिटी जो है वो आप रिड्यूस करना चाहते हो इसमें। सो इट मेजर द रिडक्शन इन एंट्रोपी और इम्प्योरिटी, आप इसको रिड्यूस करना चाहते हो, है ना। सो आप इंफॉर्मेशन गेन की हेल्प से यूज करोगे आप इसमें। ओके, which one of the following is a variation of this tree? Which of the following is a variation of decision tree that combine multiple trees to make prediction? A random forest. मल्टीपल डिसीजन ट्री, मल्टीपल डिसीजन ट्री की हेल्प से आप एक वो बनाते हो, रैंडम फॉरेस्ट बनाते हो। रैंडम फॉरेस्ट बेसिकली क्या है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल डिसीजन ट्रीज। ये इस रैंडम फॉरेस्ट का जो बेस है वो डिसीजन ट्री है। In decision tree algorithm, what is the CART algorithm used for? CART is nothing but classification and regression tree.
तो इसको कार्ड बोलते हैं। इसमें दोनों आएगा, हो सकता है डेटा सेट आपका रूट नोड है और यहाँ पे आपको यस नो कॉन्टिन्यूस चाहिए। यहाँ पे हो सकता है कि आपको इज कैट हो, और यहाँ पे हो सकता है कि आपको एज का नंबर दे दिया ग्रेटर देन बस। तो इसमें आपका कैटेगोरिकल भी आ गया, क्लासिफिकेशन, और इसमें आपको रिग्रेशन भी आ गया। What is the concept of information gain in decision tree? The amount of information needed to identify a feature, the reduction in entropy achieved by splitting data based on the feature. Correct. So decision tree information गेन का क्या होता है कि अपने एंट्रोपी डिक्रीज करनी होती है, रिड्यूस करनी होती है, उसके लिए आप उसको स्प्लिट करते हो डिसीजन ट्री के नोड्स को। सो इसके लिए ये इंफॉर्मेशन गेन काम। व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग डिसीजन ट्री फॉर हाई डायमेंशनल डेटा? सो हाई डायमेंशनल डेटा में क्या होता है कि मैंने आपको पहले बोला था कि इसमें कंप्यूटेशनली बहुत ज़्यादा होती है, ये कॉम्प्लेक्स होता है। तो हाई डायमेंशन डेटा में आपको इसको हैंडल करने के लिए कंप्यूटेशन पावर बहुत ज़्यादा चाहिए, ये इसका एक ड्रॉबैक है। इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ अंडरफिटिंग, ये तो कम ही होता है, इसमें कम चांसेस होता है। डिफिकल्टी इन विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन के लिए तो बेस्ट डिसीजन ट्री। इंक्रीज रिस्क ऑफ ओवरफिटिंग, काइंड ऑफ ये भी बोल सकते हो आप इसको कि ये दोनों ही पॉइंट वैलिड है, क्योंकि इसमें ओवरफिटिंग का जो है वो भी चांस बढ़ जाता है। लेकिन ओवरफिटिंग का चांस का ज़्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन तब होता है जब ये हाई डायमेंशन डेटा की बजाय यहाँ पे लार्ज डेटा सेट्स की बात हो रही होती है। Next is how does the concept of pruning help in decision tree? It prevents overfitting. ये overfitting में help करता है by removing unnecessary branches. Correct. It improves the interpretability of the tree. नहीं. It reduces the computational. ये तो नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है. It increases the accuracy of the prediction. ये भी नहीं करता है. Pruning help करता है आपको overfitting में. Here the following is an example of decision tree ensemble. ये ADA boost है. K boost आपकी clustering algorithm होगी. प्रिंसिपल ये भी क्लस्टरिंग एल्गोरिथम हो गए। ये दोनों पार्ट हो गए अनसुपरवाइज लर्निंग के। स्पेलिंग ये दोनों एग्जांपल हो गए आपके अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के एग्जांपल हो गए। रिच रिग्रेशन ये हो गया आपका सुपरवाइज लर्निंग का, और सुपरवाइज में भी लीनियर रिग्रेशन का। ठीक है, सो दिस इज ओनली एनसेंबल मेथड काम करता है ADA boost। Which criteria is used to split a continuous feature in decision tree? Okay, अब देखो, अगर डिसीजन ट्री में अगर आपका कैटेगोरिकल स्प्लिट चाहिए ना आपको, तो आपके पास तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इंफॉर्मेशन गेन का, गेन इंडेक्स का, और आप देखो थर्ड ऑप्शन है चाहे स्क्वायर टेस्ट का। लेकिन अगर कैटेगोरिकल है ना, सॉरी कॉन्टिन्यूस है ना, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में कॉन्टिन्यूस मतलब कोई भी वैल्यू ले सकता है, 0, 1, 2, 2.5, 3.5, और कैटेगोरिकल में है कि क्लास ए बी या फिर इज कैंसर नॉट कैंसर, इज गेम नॉट गेम, इस टाइप के। कॉन्टिन्यूस का होता है रिडक्शन इन वेरिएंस, ये यूज में लेते हैं। और सिमिलरली इसका हो गया मीन स्क्वायर्ड एरर, व्हिच इज आल्सो इक्विवेलेंट टू मीन स्क्वायर्ड एरर, है ना। तो ये कॉन्टिन्यूस के लिए यूज करते हैं। सो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज x माइनस म्यू का स्क्वायर अपॉन दिस इज समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 0 से, ये अपन यूज करते हैं। दिस इज फॉर मीन स्क्वायर्ड एरर, इसमें यूज करते हैं। मीन स्क्वायर्ड एरर कह लो, इसको रिडक्शन इन वेरिएंस कह लो।
व्हाट इज द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द डिसीजन ट्री शोन इन द कोड स्नाइपेट। तो ये अपन लाइब्रेरीज इंपोर्ट करिए sklearn से और मॉडल को डिसीजन ट्री क्लासिफायर अपन मैक्सिमम डेप्थ इक्वल्स टू 5। तो इसमें जो मैक्सिमम डेप्थ है इसकी 5 गई। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रैंडम स्टेट पैरामीटर इन डिसीजन ट्री। रैंडम स्टेट सिर्फ नॉट ओनली इन डिसीजन ट्री, ये एक पैरामीटर होता है जो कि आपका डिसीजन ट्री क्लासिफायर में इसमें मिलेगा। ये लिखता है उसमें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करके एक मेथड होती है आपकी साइकिट लेंथ से, तो उसमें लेता है, उसमें रैंडम स्टेट पैरामीटर होता है जो आपको पास करना होता है। इसकी ये वैल्यू इंटीजर वैल्यूज लेता है। सो इसका मेजर रीजन इसको नॉट ओनली इन डिसीजन ट्री बट बाकी एल्गोरिथम्स में भी आप यूज कर सकते हो। इसका मेन रीजन होता है कि आपको जो डेटा सेट है वो उसी उसमें मिले, उसकी जो ऑर्डरिंग हो वो सेम रहे। मतलब मान लो कि ये आपके पास 10 रो है, 5 रो ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 3 4 और 5 है, ये इनका इंडेक्स हो गया। अब आपने इसको क्या कहते हैं ट्रेन और टेस्ट में तोड़ा। तो ट्रेन में क्या किया आपने आपने बोल दिया रैंडम स्टेट नहीं डाली। जब रैंडम स्टेट नहीं डाली ना तो क्या होगा, इसका ऑर्डर चेंज होता जाएगा। आपने बोला कि मुझे ट्रेन करना है 80% डेटा पर, तो ये 80% डेटा 4 रो हो गए, तो हो सकता है कि 1 2 और एक बार 4 5 आए, और हो सकता है एक बार 1 2 3 और 5 आए। तो ये वाला जो 4 है वो इस वाली में आया, इस वाली में नहीं आया। तो अगली बार क्या होगा, जब आप दोबारा इसी सेम कोड को रन करोगे तो ये ऑर्डर हो सकता है कि आपका 3 4 5 1 2 आ जाए, 3 4 5 और 1 आ जाए, तो आपका ऑर्डर चेंज हो गया। तो जिसकी वजह से छोटे साइज पे इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बड़े स्केल पे हो सकता है आपका एक्यूरेसी का नंबर या जो आपका मैट्रिक है एवोल्यूशन मैट्रिक, उसका नंबर चेंज हो जाए। इसको रोकने के लिए आप क्या करते हो, आप रैंडम स्टेट का जो नंबर होता है उसको डिफाइन करते हो। उसको डिफाइन कर लेते हो, मान लो मैंने कोई भी रैंडम कुछ भी नंबर ले सकते हो रेस्पेक्टिव, आपने 1 लिया है, 2 लिया है, 0 लिया है, 1000 लिया। अगर वो फर्क इसीलिए पड़ता है कि आपने जब 1000 लिया है तो अगली बार वही सेट अगर आपको चाहिए, वही डेटा सेट अगर आपको चाहिए उसी इंडेक्सिंग के साथ, तो आप वापस से अगर दूसरे एल्गोरिथम में 1000 डालोगे ना, रैंडम स्टेट को डिफाइन करोगे 1000, तो ये वही सेट आपको उठा के दे देगा। सो ये उसके लिए यूज किया जाता है रैंडम स्टेट। दिस एंश्योर टू डिटरमिनिस्टिक बिहेवियर, डिटरमिनिस्टिक बिहेवियर एंश्योर करता है। ओके, which of the following is a pruning technique used in decision tree? प्रूनिंग टेक्निक पोस्ट ऑर्डर होती है। पहले आप क्या करोगे, पूरा डिसीजन ट्री बनाओगे, पूरा बन गया, अब क्या करोगे, ब्रांचेस को अलग कर दोगे कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, इसको हटा दो, तो आपका बचा हुआ डिसीजन ट्री बनाएगा। तो पोस्ट प्रूनिंग होती है इसमें। कंसीडर द कोड स्नाइपर which is the role of the minimum sample split parameter. So इसने मिनिमम सैंपल स्प्लिट के बारे में पूछा। मिनिमम सैंपल स्प्लिट क्या करेगा कि इसको तोड़ने के लिए, इसको स्प्लिट करने के लिए मिनिमम आपको कितना चाहिए। तो मान लो जैसे अगर यहाँ पे मिनिमम स्प्लिट मैंने डिफाइन कर दिया, मिनिमम स्प्लिट मेरे को 5 चाहिए, तो अगर इसमें 6 हुआ, इसमें 6 जो डेटा वैल्यू इसमें 6 हुई, तो ये स्प्लिट होगा 5 और 1 में, या 4 2 में, या 3 3। लेकिन अगर ये 5 या 5 से कम, मान लो 4 हुआ है ना, तो ये स्प्लिट नहीं होगा, फिर ये यहीं तक रहेगा जो डिसीजन ट्री है। तो इसके लिए यूज कर सकते हैं। So to specify the minimum number of samples required to split an internal, correct, इसको करने। डिसीजन ट्री the most powerful for क्लासिफिकेशन के लिए भी होता है। हाँ, डिसीजन ट्री दोनों के लिए होता है, क्लासिफिकेशन के लिए और कॉन्टिन्यूस के लिए भी। तो क्लासिफिकेशन और प्रिडिक्शन दोनों में ही काम आता है, तो सी होता है करेक्ट ऑप्शन। डिसीजन ट्री इज अ फ्लो चार्ट लाइक ट्री स्ट्रक्चर बनता है ना इसमें। तो ये देख रहे हो आप, ये ट्री स्ट्रक्चर बना रहा है, ये ट्री स्ट्रक्चर।
Decision tree can handle high dimension data, low dimension data, medium dimension data. Decision tree can handle बेसिकली हाई लो डायमेंशन डेटा ये हैंडल कर सकता है. हाई डायमेंशनल डेटा आप इसको अवॉइड करते हो. ये जो एक्सप्लेनेशन दिया है इसका आंसर जो है ये मेरे को गलत लग रहा है. ये गलत है. सो जनरली ये लो डायमेंशन डेटा को हैंडल करता है. Which of the following is not a strength of decision tree? Able to generate understandable rule, ये इसकी strength है. ये strength है. Able to handle बहुत continuous, ये भी इसकी strength है. Less appropriate for estimation task, ये इसकी strength है. Perform classification without requiring much computation, ये कर लेता है ना, depending on the data set, तो ये भी इसकी strength है. Which of the following is not weakness of decision tree? Weakness नहीं होनी चाहिए. Able to generate understandable rules, yes, ये इसकी strength है. तो ये इसका correct option. यहाँ पे C is the correct option, यहाँ पे A is the correct option. Can be computationally expensive to explain. Correct. ये इसकी weakness हो गई. As appropriate for classification estimation task, ये हो गया, आपने देख लिया, तो ये भी इसकी weakness हो गई. Prone to error in classification problem in class. Yes, ये भी इसकी weakness हो गई. तो ये भी weakness है. ये भी weakness है इसकी. और ये भी weakness है इसकी. ये strength है. Decision tree algorithm falls under the category of decision tree algorithm falls under the category of supervised learning. क्योंकि इसमें अपने को डेटा देना पड़ता है, लेबल डेटा देना पड़ता है, तो प्योरली लेबल डेटा पे काम करता है. Okay. In decision tree algorithm, at the beginning we consider the whole training set as root. अब क्या करोगे, जैसे अगर 3 फीचर दिए हुए हैं मान लो, और ये आपका आउटपुट है, और ये फीचर F1 है, ये F2 है, ये F3 है, तो आप क्या करोगे, स्टार्टिंग में पूरा का रूट लोगे. तो देखोगे कि आप F1 का और आउटपुट बना के देखोगे इन दोनों का. फिर इस पे इसका जीनी इंडेक्स निकालोगे. जीनी इंडेक्स निकालोगे आप F1 और आउटपुट का, फिर F2 और आउटपुट का, फिर F3 और आउटपुट का. फिर जिसका जीनी इंडेक्स सबसे कम हो तीनों में से, तीनों का मिनिमम, उसको रूट नोड बना दो. उसका आप रूट नोड पे ले आओगे, और फिर बाकी फिर रिकर्सिवली आप इसको स्प्लिट करते चलोगे. So this is the measure of uncertainty of random variable. It characterizes the impurity and arbitrary collection. Impurity किसमें निकलती है? This measure the entropy. इसकी definition है. Is a metric to measure how often a randomly chosen element could be incorrectly identified. This is the Gini index. Say Gini index. So thank you. That's all.